नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने कुछ उठापक पढ़ रहे थे, कुछ एक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पिटोट नली। तो पिटोट नली के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिटोट नली जो है वो क्या होती है। पिटोट नली, पिटोट नली, एक तो ये जो नली है ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभी तो पिटोट नली क्या है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। देखिए, ये जो पिटोट नली है इसकी बनावट अपने बना रहे हैं कि ये होती किस प्रकार से है। तो पिटोट नली जो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास में एक नलिका होती है और इसमें एक अन्य नलिका लगी रहती है। ये ठीक है, तो ये हमारे पास में एक नलिका होती है। एक तरफ का जो सिरा है इसे ए से लिखते हैं और दूसरी तरफ के सिरे को अपने बी से लिखते हैं। ये जो सिरा है, ये सिरा आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्या होता है, संकीर्ण होता है। मतलब ये सिरा अपने पास में बिल्कुल संकीर्ण सिरा होता है। और यहाँ जो ये सिरा है इस पर नली का जो वेग नली का जो ये सिरा है इस पर जो वेग होता है V1 वो कितना होता है, 0 होता है। और ये जो V2 सिरा है यहाँ पर जो वेग है वो कितना होता है, V होता है। तो ये आपके पास में इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। दूसरा, एक तो आपके पास में ऊपर जो आपको नलिका दिखाई दे रही है इसमें द्रव भरा हुआ है और एक जो पिटोट नलिका, मुड़ी हुई नलिका लगा रखी है, इसके अंदर द्रव अपने पास में भरा हुआ होता है। दोनों का घनत्व जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ जो घनत्व है इसे मान लेते हैं रो, यहाँ घनत्व कितना है रो, और यहाँ जो तरल भरा गया है इन दोनों जो द्रव स्तंभ है इनके बीच में ऊंचाई का अंतर जो है वो मान लेते हैं कितना है, स्मॉल h है। और यहाँ जो द्रव भरा गया है इसका घनत्व मान लेते हैं कितना है, d है। यहाँ जो तरल भरा गया है इसका घनत्व कितना है, स्मॉल d है। तो यहाँ घनत्व रो है और यहाँ जो घनत्व है वो कितना है, स्मॉल d है। a और b जो है आपके पास में नलिका है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है। इसके अंदर आपके पास में जो नलियाँ हैं इनके अगर छिद्रों की बात करें तो ए और बी आपके पास में 2 छिद्र है। नली का जो ए सिरा है, ये वाला जो सिरा है इसका जो अनुप्रस्थ काट है यानी क्षेत्रफल जो इसका है वो क्या है, द्रव के प्रवाह के लंबवत है। ठीक है, इसका ये जो सिरा है इसका अगर आप लोग अनुप्रस्थ देखोगे तो वो द्रव के प्रवाह के क्या है, लंबवत है। जैसे ये तो इस प्रकार से क्षेत्रफल इसका, परंतु द्रव इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। परंतु बी जो आपके पास में नलिका है इसके अगर अनुप्रस्थ काट को आप लोग देखोगे, इसके क्षेत्रफल को देखोगे तो ये क्या है, इसके समांतर है। किसके, जो आपके पास में तरल का प्रवाह है इसके क्या है, ये समांतर है। ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं इनके तलों की। अब देखिए, दबांतर ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या भर दिया, इसके अंदर तरल भर दिया है। अब हम लोग ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी जो अपने पास में ये समान ऊंचाई पर होते हैं तो अपने यहाँ पर बर्नौली प्रमेय को लागू करते हैं। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर बर्नौली प्रमेय से, बर्नौली प्रमेय से, बर्नौली प्रमेय से। यहाँ दाब P1 है और 1/2 रो V1 स्क्वायर आपके पास में गतिज
ऊर्जा है। तो दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मान आपके पास में ए और बी जो है वो समान ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आपके पास में स्थितिज ऊर्जा दोनों के लिए एक जैसी आएगी, रो जी एच और रो जी एस, और वो वहाँ से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो बर्नौली प्रमेय से आपके पास में P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर और P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर आपके पास में मान प्राप्त हो जाता है। अगर आप लोग V1 और V2 को देखो तो यहाँ V1 का मान 0 है और वहाँ V2 का मान कितना है, V है। ये मान अगर यहाँ रख देते हो तो यहाँ रखने पर ये मान 0 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा P2 + 1/2 रो V स्क्वायर, और यहाँ से ज्ञात कर लोगे P1 - P2 और 1/2 रो V स्क्वायर। ये आपके पास में मान आ जाता है दबांतर का। तो दबांतर आपके पास में कितना आ जाता है, P1 - P2 के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग V का मान ज्ञात करते हो, यहाँ से किसका मान ज्ञात किया जाए, अगर V का मान ज्ञात किया जाए तब देखिए आपके पास में क्या फॉर्मूला आएगा। यहाँ से अगर आप लोग किसका मान ज्ञात करते हो, V का मान ज्ञात करते हो तो पहले V स्क्वायर का मान प्राप्त होगा कितना, P1 - P2 और 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और अपॉन में क्या आ जाएगा, रो। और अगर यहाँ से V का मान प्राप्त करना होता, ये आता √2 P1 - P2 अपॉन रो। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपको V का प्राप्त हो जाता। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर आपके पास में मान कितना आता, 2 P1 - P2 अपॉन रो आता। और P1 - P2 जो है वो क्या है आपके पास में दबांतर है। P1 - P2 जो है ये क्या है, दबांतर है। और अपने इसे क्या लिखते हैं, रो जी एच लिखते हैं। तो रो की जगह अब ये जो तरल है इसका घनत्व कितना है, D, तो इसे लिखेंगे DGH। ठीक है, अपने क्या लिखते हैं, इसे रो जी एच लिखते हैं। रो आपके पास में घनत्व होता है, G गुरुत्वीय त्वरण होता है, H जो है वो ऊंचाई होती है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख दोगे, इसे DGH लिख दोगे और ये मान इसके अंदर आप लोग रख दोगे। अगर इसमें मान आप लोग रखते हो तो ये बनता है V = DGH रो और ये। ठीक है, और अगर घनत्व क्या हो, समान हो, यदि घनत्व समान हो, यानी जो आपके पास में जहाँ तरल प्रवाहित हो रहा है उस तरल का घनत्व और ये जो पिटोट नलिका आपके पास में इसका घनत्व क्या हो, बराबर हो। घनत्व समान होने का मतलब रो और डी जो है क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। अगर ये बराबर होगा तो ये डी ये रो एक दूसरे से निरस्त और V का मान आ जाएगा √2GH। V का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, √2GH मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पिटोट नलिका की सहायता से जो द्रव है उसके प्रवाह के अंदर वेग का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, वेग का मान है। कब, जब घनत्व अलग हो, और ये वेग का मान कब है, जब आपके पास में घनत्व क्या हो, बराबर हो। दोनों तरल जो आपके पास में भरे हुए हैं इनके घनत्व क्या हो, बराबर हो। तो फिर से देखिए पिटोट नलिका में अपने क्या करना है, आपके पास में एक नलिका है जिसमें तरल प्रवाहित हो रहा है और इसके अंदर आप लोग एक मुड़ी हुई नलिका लगा रहे हो। ये आपके पास में क्या है, ये पिटोट नलिका है और पिटोट नलिका के अंदर आप लोगों ने डी घनत्व का तरल जो है वो भर रखा है। तरल के अंदर जो आपके पास में ऊंचाइयाँ जो है उनमें अंतर जो है वो कितना है, h का है। एक सिरा इसका a है, दूसरा सिरा क्या है, b है, और घनत्व यहाँ पर जो तरल भर रखा है उसका रो है। ये जो सिरा है ये काफ़ी संकीर्ण है, संकीर्ण सिरा होने की वजह से यहाँ पर वेग का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी जो ऊपर तरल प्रवाहित हो रहा है उसका मान अगर a पर देखोगे आप लोग तो वो कितना होगा, 0 होगा। दूसरा ये जो तल है, ये तल जो आपके पास में है ये इसके क्या है, लंबवत है। ये वाला तल तरल प्रवाह जो है उसके क्या है, लंबवत है। और ये जो तल है, ये तल समांतर है किसके, तरल के प्रवाह के। तो इस तरीके से अपने इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने क्या करेंगे, बर्नौली प्रमेय को लागू करेंगे और साथ में इस बात का आप लोग भी ध्यान रखोगे कि ए और बी जो है वो समान ऊंचाई पर स्थित है। यानी आपके पास में जो ए और बी है वो समान ऊंचाई पर स्थित है, यानी दोनों के लिए मान कितना है, √GH और √GH है। तो ये लिखने के बाद में आप लोग मान रखोगे किसका, P1 P2 का तो है नहीं, V1 V2 का रखोगे, V1 का 0 V2 का V। ये रखने के बाद में P1 - P2 का मान आपको ये प्राप्त होता है और यहाँ से V का मान कितना आ जाता है, √2 P1 - P2 G आ जाता है। ठीक है, और दबांतर का फॉर्मूला आपके पास में क्या आएगा, P1 - P2 = DGH। जब अपना चैप्टर शुरू हुआ था उसमें हम लोगों ने दबांतर के लिए फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था। अलग अलग बिंदुओं पर अगर आप लोगों को दाब ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला कितना था, DGH था। ठीक है, √GH के रूप में वो फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, परंतु यह घनत्व D होने की वजह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, D। तो ये DGH
एच। अब लोग v का मान ज्ञात कर चुके हो। अब अगर घनत्व बराबर होता, रो और डी बराबर होते, तो v किसके बराबर आ जाता, √2gh के बराबर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि आंधी के समय टीन की छत का उड़ना। आंधी के समय टीन की छत का उड़ना। टीन की छत का उड़ना। आंधी के समय टीन की छत का उड़ना। तो जब आंधी आती है तब टीन की छत जो होती है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। इसकी अगर आप लोग वजह देखोगे तो जैसे ये मान लीजिए कि कोई एक मकान है और मकान के ऊपर जो छत लगी हुई है वो किसकी बनी हुई है, टीन की बनी हुई है। जब आंधी आती है तो यहाँ पर वायु का वेग v1 है और यहाँ अगर वेग देखोगे, वेग कितना है, v2 है। सामान्य कंडीशन में तो ये लगभग एक दूसरे के बराबर होता है, परंतु जब क्या आती है, आंधी आती है, आंधी के समय, आंधी के समय जो छत है इस पर वेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ वेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परंतु यहाँ वेग जो है वो वही रहेगा जो पहले था। तो यहाँ वेग का मान ज़्यादा होगा और यहाँ इसकी तुलना में वेग का मान क्या होगा, कम होगा। अब बर्नौली की जो प्रमेय है, बर्नौली की प्रमेय से, बर्नौली के प्रमेय से क्या है, बर्नौली की प्रमेय आपको बताती है कि वेग शीर्ष और जो दाब शीर्ष होता है उनका योग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और अगर वेग बढ़ गया तो दाब का मान क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ वेग ज़्यादा होने की वजह से दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ वेग कम होने की वजह से दाब का मान ज़्यादा हो गया। यानी इसकी तुलना में ये दाब क्या है, ज़्यादा है। यानी दोनों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, दबांतर उत्पन्न हो गया, जिससे ऊपर की ओर क्या लगता है, परिणामी बल F लगेगा। अधिक दाब होने की वजह से ऊपर की ओर, कम दाब की ओर बल लगेगा, और कितना बल लगेगा, F बल लगेगा, जिसकी वजह से ये जो छत है ये ऊपर की ओर उठ जाती है या उड़ जाती है। ठीक है, यानी तब टीन की छत जो होती है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। आगे देखिए, इसके अंदर अगला जो आता है वो आता है कणितर। कणितर 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 आपके पास में क्या होता है, कणितर एक ऐसा उपकरण होता है जो तरल की धार को किसमें बदल देता है, बूंदों में बदल देता है। ठीक है, कणितर आपके पास में क्या होता है, एक ऐसी युक्ति या ऐसा उपकरण होता है जो तरल जो धार के रूप में प्रवाहित हो रहा है उसे किसमें बदल देता है, बूंदों में बदल देता है। आप लोग फुहारा जिसे बोल सकते हो, फुहारों के रूप में जो तरल को बदलता है वो आपका उपकरण जो है वो क्या कहलाता है, कणितर कहलाता है। तो जैसे ही क्या करते हो आप लोग, किसी द्रव से भरे पात्र की नली के मुंह पर पंप से तेज हवा प्रवाहित करते हो, तो तेज हवा की वजह से जो आपके पास में कोई एक पाइप है उसके मुंह पर आप लोग क्या करते हो, तेज हवा प्रवाहित करते हो। तो तेज हवा प्रवाहित करने पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो तरल जो इसका है उस पर दाब लगता है और दबांतर की वजह से इस पर बल लगता है, जिससे वो किस में बदल जाता है, बूंदों में बदल जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर कौन कार्य करता है, जो आपके पास में उपकरण कणितर है वो कार्य करता है। ठीक है, अगर एक सामान्य अपनी संरचना बनाए कणितर की तो आप लोग देख सकते हो कि कणितर कुछ इस प्रकार का उपकरण होता है। इसमें तरल भरा रहता है और एक इसके अंदर अपने पाइप जो है उसे डुबो देते हैं, और यहाँ पर प्रेशर के लिए एक नलिका लगी रहती है, और इससे क्या होता है, तरल जो है वो बूंदों में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ
इस उपकरण की वजह से वेग जो है, वेग का मान क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। वेग का मान बढ़ने की वजह से ये जो उपकरण है इसके मुँह पर दाब जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम दाब की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ वेग ज़्यादा होगा और वेग ज़्यादा होगा तो यहाँ दाब क्या होगा, कम होगा, और यहाँ दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस दाब में अंतर की वजह से, दबांतर की वजह से यहाँ क्या लगने वाला है, एक बल लगने वाला है। यहाँ क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और बल की वजह से ये जो तरल है ये क्या होगा, इस पाइप में चढ़ जाएगा, और पाइप में चढ़ करके कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की ओर पहुँच जाएगा। और इस तरल के साथ जब क्या मिलते हैं, वायु के कण मिल जाते हैं, यानी जब हवा इन तरलों के साथ मिलती है तब किसके रूप में बदल जाता है, ये बूंदों के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार से कार्य करता है कौन, कणिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंदर एक नया पार्ट शुरू हो जाता है अपना, वो आता है टॉपिक श्यानता। नया टॉपिक आता है श्यानता। देखिए, श्यानता की अगर बात की जाए तो श्यानता का मतलब होता है कि जो द्रव की परतें होती है इनके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाला क्या होता है, जो गुण होता है, उसी को अपने किस नाम से जानते हैं, श्यानता के नाम से जानते हैं। यानी श्यानता जो है उसे आप लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हो, आप लोग बोलोगे कि द्रव की जो विभिन्न परतें होती है उनके मध्य जो आंतरिक घर्षण बल लगता है, जो क्या करता है, उनकी अपेक्षित गति का विरोध करता है, उस गुण को अपने किस नाम से जानते हैं, श्यानता के नाम से जानते हैं। और उस आंतरिक बल को क्या कहते हैं, हम लोग श्यान बल कहते हैं। इस गुण को आप लोग सामान्यतः देख सकते हो। जैसे आप लोग अगर क्या करो, कोई एक पात्र लो, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कोई एक पात्र लेते हो और उस पात्र में क्या कर देते हो, आप लोग पानी भर देते हो। ठीक है, इस पात्र में आपने क्या कर दिया, पानी को भर दिया, और पानी भरने के बाद में अपने क्या करते हैं, हाथ से पानी को हिला देते हैं। यानी कोई एक पात्र लेते हैं और पात्र में क्या कर देते हैं, अपने पानी को भर देते हैं, और पानी को भरने के बाद में अपने हाथ से जोर से क्या कर देते हैं, पानी को हिला देते हैं। तो आप लोग देखोगे कि पानी जो है वो काफ़ी समय तक हिलता रहेगा और धीरे धीरे कौन सी अवस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। तो वो विराम अवस्था में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जब पानी को हिलाया था तब पानी को हिलाने की वजह से, पानी विभिन्न परतों के रूप में होने की वजह से उनके मध्य क्या होती है, विभिन्न परतों की अपेक्षित गति होती है, और उस अपेक्षित गति का क्या होता है, विरोध होता है। ऊपर की परत नीचे की परत की गति का विरोध करती है, और नीचे की परत जो है वो ऊपर की परत की गति का विरोध करती है। यानी विभिन्न परतें जो है इनके मध्य क्या होता है, अपेक्षिक विरोध होता है, गति का, अपेक्षिक गति का विरोध होता है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे हिलना बंद हो जाएगा। परंतु जब आप लोग क्या करते हो, पानी की बजाय शहद या मोम से आप लोग किसी को भर देते हो, आप ये मान करके चलो कि आपने क्या भर दिया है, इस पात्र में पानी की जगह शहद भर दिया है। तब आप लोग जब इसे हिलाओगे तब आप लोग देखोगे कि आपने जहाँ जिस पात्र में शहद भरा है उसमें एक तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, उसे हिलाने के लिए। ठीक है, और दूसरा जब आप लोग उसे छोड़ देते हो हिला करके, तब पानी की तुलना में वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी कौन सी अवस्था में आ जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है या विराम अवस्था में आ जाता है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपके पास में जो गाढ़ा पदार्थ है उसके अंदर लगने वाले आंतरिक घर्षण बल का मान क्या है, ज़्यादा है। तो पदार्थों के ये जो तरल आपके पास में, तरल के विभिन्न परतों के मध्य लगने वाला जो आंतरिक घर्षण है, इस आंतरिक घर्षण बल को क्या कहते हैं, इस बल को कहा जाता है श्यान बल। इस बल को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इस बल को हम लोग जानते हैं श्यान बल के नाम से। और तरल की विभिन्न परतों के मध्य, तरल की विभिन्न परतों के मध्य, तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला आंतरिक घर्षण बल जो है, आंतरिक घर्षण बल क्या कहलाता है,
श्यान बल कहलाता है। और इस गुण को अपने किस नाम से जानते हैं? इस गुण को अपने जानते हैं श्यानता के नाम से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्यानता क्या होती है, तो आप लोग बोल दोगे कि यह द्रव का वह गुण होता है जिसकी वजह से तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का क्या होता है? विरोध होता है। ठीक है, तो श्यानता क्या होती है? श्यानता पदार्थों का या तरलों का एक गुण है। श्यानता क्या है? तरलों का एक गुण है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है? विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का आंतरिक घर्षण के कारण विरोध होता है। ठीक है, आंतरिक घर्षण के कारण क्या होता है? विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है। और इस गुण को किस नाम से जानते हैं? तो इस गुण को हम लोग जानते हैं श्यानता के नाम से, यानी इस गुण को ही अपने क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। आगे देखिए, श्यानता का गुण जो है वो केवल किस में होता है? द्रव और गैस में ही हो सकता है, क्योंकि ठोस जो होते हैं, ठोसों में अपेक्षिक गति संभव नहीं है। ठोस की परतों में अपेक्षिक गति संभव नहीं है, ध्यान रखना। तो ये गुण जो है वो किस में मिलेगा आपको? ये गुण मिलेगा तरल में। तरल का मतलब हो गया द्रव और गैस में। ठीक है, ये किस में नहीं मिलता है? ठोसों में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति संभव नहीं है, अपेक्षिक गति नहीं होती है। ध्यान रखना, विभिन्न परतों में अपेक्षिक गति नहीं होती, विभिन्न परतों में अपेक्षिक गति नहीं होती। और विभिन्न परतों में अपेक्षिक गति नहीं होने के कारण क्या होता है? विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति नहीं होने के कारण ठोस जो होता है, ठोस में किसका गुण नहीं पाया जाता है? तो ठोसों में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। इससे आपको पता लग गया होगा कि आपके कोई भी जो आपके पास में पदार्थ है उसके अंदर श्यानता का गुण होने के लिए क्या जरूरी है? विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का होना जरूरी है। अगर विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति नहीं होती है तब उसमें किसका गुण नहीं पाया जाता है? श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। इस आधार पर आप लोग बोल सकते हो कि एक आदर्श द्रव जो है वो क्या होता है। ठीक है, कि एक आदर्श द्रव जो है वो क्या होता है? आदर्श द्रव, आदर्श तरल या आदर्श द्रव। तो आदर्श तरल होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? कि उनकी विभिन्न परतों के मध्य क्या नहीं हो? आंतरिक घर्षण न हो, आंतरिक घर्षण ना हो। ठीक है, कोई भी तरल जो है वो क्या होगा? आदर्श तरल होगा, परंतु कब होगा? जब उसकी विभिन्न परतों के मध्य आंतरिक घर्षण बल कार्य ना करता हो। अर्थात आप लोग बोल सकते हो श्यानता न हो, श्यानता ना हो, मतलब तरल किस प्रकार का हो? अश्यान हो, अश्यान हो। तो अश्यान तरल जो होता है उसे आप लोग क्या बोल सकते हो? आदर्श तरल बोल सकते हो। और दूसरा जो आपके पास में गुण आता है वो आता है कि अगर आप लोग क्या करते हो? तरल को दबाते हो, तो तरल को दबाने पर दूसरा गुण जो है वो आता है, तरल को दबाने पर उसके आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तरल को दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में, तरल को दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में परिवर्तन नहीं हो। तरल को दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यानी आप लोग बोल सकते हो तरल जो है उसमें किसका गुण न हो? संपीड्यता न हो, संपीड्यता ना हो, ना हो। अर्थात आप लोग बोल सकते हो कि तरल जो है वो क्या हो? असंपीड्य हो। अर्थात तरल जो है वो क्या हो? असंपीड्य हो। तो क्या जरूरी है इसके लिए? एक आदर्श तरल होने के लिए तो एक तो शर्त जरूरी है कि तरल क्या हो? अश्यान हो, और दूसरा गुण जो है वो क्या है? असंपीड्यता का जरूरी है। यानी कोई भी तरल आपके पास में है वो क्या होगा? आदर्श तरल होगा, परंतु वो कब होगा? जब वो कैसा हो? जब वो अश्यान और असंपीड्य, जब वो क्या हो? अश्यान और असंपीड्य हो। तो ऐसा तरल जो है वो
किस प्रकार का तरल कहलाता है, आदर्श तरल कहलाता है। तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने सातत्य समीकरण पढ़ी थी तो उसके अंदर भी हम लोगों ने बोला था कि जो अश्यान और असंपीड्य तरल होता है उसके लिए हमने लिख रखा था, और इससे पहले भी एक दो जगह और भी हम लोगों ने लिखा था कि अश्यान और असंपीड्य तरल। तो अश्यान और असंपीड्य तरल का मतलब क्या होगा? अश्यान का मतलब होगा कि जिसकी श्यानता 0 हो, यानी किसी भी प्रकार की श्यानता हो, मतलब जो विभिन्न परतें हैं उनके मध्य अपेक्षित गति का क्या ना हो, वहाँ पर विरोध ना हो, तो वो जो तरल आपका होगा वो कैसा होगा? अश्यान तरल होगा। दूसरा जो गुण है उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? संपीड्यता नहीं होनी चाहिए। संपीड्यता का क्या मतलब है? संपीड्यता का मतलब है कि अगर आप लोग तरल को दबाते हो तो उसके आयतन या घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा जो तरल है वो क्या कहलाता है? अश्यान और असंपीड्य तरल कहलाता है, और इसी तरल को हम लोग क्या कहते हैं? एक आदर्श तरल कहते हैं। ठीक है, परंतु अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से अपने ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक रूप से आपके पास में तरल जो होते हैं उनमें श्यानता का गुण पाया जाता है, और दूसरा उसमें संपीड्यता भी पाई जाती है। ठीक है, तो श्यानता और असंपीड्यता दोनों ही गुण जो है वो व्यवहारिक जो तरल होते हैं आपके पास में उनमें पाए जाते हैं, परंतु अध्ययन की दृष्टि से उसे अपने क्या मान लेते हैं? अश्यान और असंपीड्य मान लेते हैं। इसके अलावा श्यानता को परिभाषित करने के लिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं श्यानता गुणांक के बारे में, न्यूटन के सूत्र के बारे में। पर सबसे पहले अपना टॉपिक आता है इसमें वेग प्रवणता। देखिए, सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता। तो आपके पास में जो तरल होता है, आपके पास में जो तरल होता है, तरल के अंदर क्या होता है कि जो सबसे नीचे की परत होती है उसका वेग क्या होता है? सबसे कम होता है। लगभग आप लोग उसे क्या मान सकते हो? स्थिर मान सकते हो, यानी सबसे कम वेग होता है जो सबसे नीचे की परत होती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर की जो परतें होती है उनका वेग जो है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अगर अपने इसके अंदर डायग्राम की सहायता से समझे तो आप लोग देखोगे कि कोई एक क्षैतिज परत है आपके पास में, जैसे ये क्या है? एक क्षैतिज परत है, और परत का नाम मान लेते हैं क्या है? पी क्यू है। पी क्यू क्या है? एक क्षैतिज परत है, और इससे ऊपर आपके पास में क्या है? एक अन्य परत है ए, जिसका वेग क्या है? नीचे वाली परत की तुलना में ज़्यादा है। उसके बाद में एक दूसरी परत है, इसका वेग क्या है? इससे ज़्यादा है। उसके बाद में एक तीसरी परत आती है, और ये तीसरी वाली परत है। ठीक है, और इसके बाद में चौथी परत आती है। तो आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे अपने ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाते हैं? ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ये जो तरल की परतें हैं इनका वेग क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यानी सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है? जो सबसे ऊपर परत होती है उसका होता है, और जो सबसे नीचे की परत होती है, क्षैतिज परत होती है, उसका वेग क्या होता है? सबसे कम होता है। यानी जैसे जैसे अपने ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, जो आंतरिक घर्षण जो है उसका मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोग नीचे की ओर आते हो आंतरिक घर्षण का मान बढ़ता जाता है, परंतु जैसे जैसे आप लोग ऊपर की ओर जाते हो आंतरिक घर्षण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, जिससे परतें जो है उनका वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ जो सबसे ऊपर की परत है, इसी ऊपर आप लोग देख सकते हो परत ही नहीं है, तो गति का विरोध कोई करेगा ही नहीं, बस नीचे वाली परत क्या करेगी? इसकी गति का विरोध करेगी। तो जो सबसे ऊपर आपके पास में परत बना रखी है इसका वेग क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके बाद अपने क्या करना है? इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला जो है वो व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए, अगर इनका फॉर्मूला व्युत्पन्न करना हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपके पास में परत ए है, और एक परत बी है, और एक परत सी है, तो इन तीन परतों को अगर आप लोग देखो तो इसके अंदर जो बी परत है, बी परत का वेग ए से ज़्यादा है और बी से क्या है? कम है। तो ये परत
बी जो है वो क्या कर रही है, आगे की ओर गति करेगी, परंतु परत ए जो है वो क्या करेगी, इसके आगे के बढ़ने की गति का विरोध करेगी। यानी ये परत जो है इसे आगे बढ़ने से रोकेगी, परंतु ये परत जो है वो आगे की ओर जाएगी और इसे आगे खींचने का प्रयास करेगी। इसी तरीके से बी जो है ये क्या करेगा, इसे पीछे की ओर खींचने का प्रयास करेगा, परंतु सी का वेग ज़्यादा होने की वजह से सी जो है वो बी को क्या करेगी, आगे की ओर खींचने का प्रयत्न करेगी, जिससे इनके मध्य आपेक्षिक गति का क्या होगा, विरोध होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपेक्षिक गति का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और आपेक्षिक गति के विरोध को ही अपने किस नाम से जानते हैं, श्यानता के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपने व्युत्पन्न करेंगे।